उपस्थित सीकर विधायक माननीय श्री राजेंद्र जी पारिक जी, विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड चेयरमैन एवं माननीय विधायक किलानी श्री जे.पी. चंदेलिया जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, शिक्षकगण, कार्मिक, विद्यार्थी एवं मीडिया के मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, शेखावटी की प्रसूता की और उद्यमियों की गौरवमयी धरा है, जिसका उल्लेख लगभग सभी वक्ताओं ने किया है। शेखावटी ने मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाले सर्वाधिक वीर सपूत दिए हैं। तो अनेक ऐसे उद्यमी भी दिए हैं जिन्होंने व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में देश को बुलंदियों पर पहुंचाया है। आशाओं और उद्यमिता की इस पावन धरती पर आकर मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हुई है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं ऑडिटोरियम शिलान्यास समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है, उनकी स्मृति को भी नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक और राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उच्च शिक्षा से भी उनका गहरा नाता था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि राजनीति के जरिए ही वह देश में जड़ होते जा रहे स्वाधीनता मूल्यों को जीवंत रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के जरिए समाज के नव निर्माण को सर्वोपरि रखते हुए ही सदा कार्य किया। उनका शैक्षिक चिंतन और एकात्म मानववाद की विचारधारा में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर ही अधिक जोर था। राजस्थान के पिलानी स्थित बिरला कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था। बाद में कानपुर स्थित सनातन धर्म कॉलेज में प्रवेश लेकर उन्होंने वहां से प्रथम स्थान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत मेधावी थे। कहते हैं कि कानपुर में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो कमजोर विद्यार्थी जो पढ़ने में कमजोर थे, ऐसे विद्यार्थियों का एक 0 आवर उन्होंने शुरू किया था। ऐसे विद्यार्थियों को अपने ही कक्षा के विद्यार्थी अलग से समय देकर वो उनको पढ़ाते थे। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। मैं उन्हें सराई व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था मान रहा हूं। पांचजन्य और स्वदेश नाम से उन्होंने समाचार पत्र निकाले तो आदि शंकराचार्य की जीवनी भी उन्होंने लिखी। विश्वविद्यालय शिक्षा में एकात्म मानववाद के अंतर्गत मानव मात्र के कल्याण की उनके उदात्त दृष्टि से नई पीढ़ी को रूबरू कराई जाने की आज इसलिए भी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी से राष्ट्र के विकास से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का हल संभव है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था, मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों के अपने संपूर्ण अनुभव या उसके सारभूत अंश को विभिन्न उपाय द्वारा दूसरों तक पहुंचाता है। अनुभव प्रसारण की यही प्रक्रिया शिक्षा है। अपने चिंतन में बार बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि शिक्षा से ही देश का भविष्य है। इसलिए देश के हर एक बालक बालिका को शिक्षा आवश्यक रूप से मिलनी ही चाहिए। तो प्राय कहते थे, शिक्षा जितनी गहरी और व्यापक होगी, समाज उतना ही संपन्न होगा। मैंने आज के इस
अवसर पर पंडित दीनदयाल जी के व्यक्तित्व की चर्चा इसलिए की है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें इससे प्रेरणा प्राप्त हो। मैं ये भी कहता हूं कि पंडित जी के शिक्षा विषयक विचारों के आलोक में विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिससे वह पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हो। ये मेरी अपेक्षा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए शिक्षा की व्यापक और गहरी दृष्टि रखी गई है। नई शिक्षा नीति के मर्म को समझते हुए यदि हम विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करते हैं तो आने वाले वर्षों में देश फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास करती है, बशर्ते कि वह सार्थक रूप से प्रदान की जाए, और वही शिक्षा सार्थक है जिसमें व्यक्ति का और समाज का गुणात्मक विकास हो, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसके जरिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम अध्ययन के साथ संस्कारित भी हो। हमारे यहाँ इसीलिए कहा भी गया है, सा विद्या विद्या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मुक्त करे। मुक्ति का यहाँ बहुत गहरा अर्थ है। शिक्षा व्यक्ति को उसकी शुद्धताओं से, कमियों से और व्यर्थ के बंधनों से मुक्त करती है। शिक्षा से ही व्यक्ति उदात्त जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर होता है। यहाँ इसीलिए मैं यह भी कहता हूँ कि अच्छी विद्या विद्यार्थी को नैतिक रूप से सक्षम करते हुए धर्म के साथ जीविका उपार्जन के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान या साक्षरता ही नहीं है। शिक्षा वही सार्थक है जिसमें लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक और आध्यात्मिक कह सकते हैं, दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करने में व्यक्ति सक्षम होता है। मैं ये भी मानता हूं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और संतुलित जीवन आदर्श शिक्षा के उपरांत ही संभव है। इसलिए मेरा विश्वविद्यालयों के आचार्यों से आग्रह है कि वे विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान से जुड़ी शिक्षा ही प्रदान नहीं करें, बल्कि ऐसी शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रदान करें जिससे विद्यार्थी सर्वांगीण रूप में विकसित हो सके। आज का अवसर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रेक्षागृह के निर्माण की नींव पड़ी है। मैं इन दोनों को ही विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी मानता हूँ। मेरा मानना है कि किसी विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही वहाँ खेल कूद और सृजन से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी बेहतर वातावरण होना चाहिए। इसी से विद्यार्थी रचनात्मक बनता है, क्योंकि टुडे इज द एरा ऑफ इनोवेशन। इसमें इनोवेशन का एरा है। नवाचार जितनी ही मात्रा में किया जाए उतना ही लोगों को सफलीभूत होने में सक्षम करेगा, समर्थ करेगा। और इस विश्वविद्यालयों में हमारे श्रीमान गुरुकुल महोदय ने कहा कि नवाचार को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ अनुसंधान पीठ भी स्थापित करना चाहते हैं, और अनुसंधान पीठ कई दृष्टि से कई उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवाओं को भगवत गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद चाहते थे युवकों का शरीर स्वस्थ हो, फौलादी करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तभी विचारों की प्रक्रिया सकारात्मक तौर पर
आगे बढ़ती जाती है। इसलिए स्वामी जी ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है, शरीर को स्वस्थ रखो, अधिकाधिक व्यायाम करो और गीता पढ़ने के स्थान पर फुटबॉल खेलो, ताकि शरीर स्वस्थ बनेगा, सक्षम बनेगा और उसके बाद गीता पाठ करो। आध्यात्मिकता का भी समुचित तौर पर विकास स्वस्थ शरीर के अंतर्गत ही संभव है, संभावित भी है। युवाओं के वह सदा ही प्रेरणा स्रोत रहे, इसलिए उनके इस कहे पर उस पर भी जाना चाहिए कि युवाओं को शरीर से फलादी होना चाहिए। उनका मानना था कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाई जरूरी है, पर इतना ही जरूरी यह भी है कि हम तन और मन से स्वस्थ रहें। तभी तो किया गया अध्ययन सदा आपके जीवन का पथ प्रशस्त करता है। इसलिए यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बहुत ही अच्छी पहल है। मैं चाहता हूं यहाँ पर हर एक प्रकार के खेल सुविधाओं का विकास हो। विद्यार्थी यहाँ इस रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त करे और अभ्यास करे कि उनके जरिए देश का भी स्वर्णिम अक्षरों में सदा नाम दर्ज हो सके। हार के बाद फिर से जीतना, गिरने के बाद फिर से खड़ा होना, यह भाव हमें खेल ही सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद का जीवन में विशेष महत्व है। मैं चाहता हूं भारतीय पारंपरिक खेलों में हमारे विश्वविद्यालय विश्व भर में अग्रणी बने। खेलों में जो टीम स्पिरिट होती है, उसी से दूसरे क्षेत्रों में भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। मैं मानता हूं कि टीम भावना के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत विकास और सतत विकास के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है। खेलों से इसमें निरंतर मदद मिलती है, सहायता मिलती है। इसी तरह यहाँ जो ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, वहां भी विद्यार्थियों के सृजनात्मक सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण आयोजन नियमित रूप से हों, तभी इनकी सार्थकता भविष्य निश्चित हो सके। मेरा ये मानना है कि सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य को उच्चता की शिखर पर पहुंचाना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। शिक्षा में यदि पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के साथ खेल कूद और सृजनात्मक सरोकारों का जुड़ाव होता है, तो विद्यार्थियों के जीवन की दिशा का सही निर्धारण हो सकता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शैक्षणिक गतिविधियों के समानांतर पाठ्येतर गतिविधियों व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ शोध और अनुसंधान का भी प्रमुख केंद्र बने। इसलिए स्वयं कुलपति महोदय ने घोषणा भी की है कि ये शोध पीठ आप यहाँ बनाएंगे। शेखावटी का यह अंचल अपने भौगोलिक और आध्यात्मिक परिवेश से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लगभग सभी हमारे वक्ताओं ने उल्लेख किया है। शेखावटी एक आध्यात्मिक केंद्र भी बन सकता है। इसके लिए आपने रिसर्च की भी बात की, इस पर रिसर्च होना चाहिए कि आखिर शेखावटी की मिट्टी में कौन सी ऐसी बात है कि लाखों लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं। ये शोध केंद्र बनाने की बात हमने की है, और इसलिए आध्यात्मिक तौर पर भी और भौगोलिक स्तर पर भी यह प्रवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के सेठ साहूकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शेखावटी अंचल से जुड़े इतिहास और ज्ञान तथा यहाँ की गरिमामयी विभूतियों के जीवन आलोक से जुड़े महत्वपूर्ण शोध को विश्वविद्यालय बढ़ावा देगा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए
स्थानीय स्तर पर सहेजे गए ज्ञान का अधिकाधिक उपयोग विद्यार्थी जीवन में करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपका यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से जुड़ी भावी संभावनाओं और चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नवाचार अपनाते हुए निरंतर शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। आपने कुछ मांगे रखी हैं, कुछ अपेक्षा की है कि अगर अमुक प्रकार की सुविधाएं विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाए तो एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र पारिक जी और श्री JP चंदेरिया जी दोनों ही बड़े ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व हैं और ऐसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ एक विश्वविद्यालय है। स्वयं चिंतित हैं जहाँ सीखर को इस समय शिक्षा का हब हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र बने जिस केंद्र को देखकर स्वाभाविक रूप से जगह जगह के लोग आकर्षित होकर ये कहें कि सीकर के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में जाकर विभिन्न नवाचार जो हो रहे हैं उन नवाचार को देखकर हम प्रेरित हो सकेंगे और अपने यहाँ जाकर के भी उसका संपादन कर सकेंगे। एक ऐसी स्थिति का निर्माण आप सब लोगों के सहयोग के माध्यम से ये संभव है। शासकीय स्तर पर मैं सोचता हूँ कि मेरे द्वारा तो चीजें रखी जाएंगी जो आपने अपेक्षा की है, अपेक्षा की पूर्ति के लिए मैं जरूर उस दिशा में प्रयास करूंगा। लेकिन साथ ही साथ शासकीय स्तर पर हमारे विधायक हुए जम करके अगर वहां लगे, मैं नहीं ऐसा समझता हूं कि जिस बात की तरफ आप दोनों लगेंगे उसमें किसी प्रकार की कमी होगी तो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति भी है और आपके अंदर प्रबल आत्मविश्वास भी है। जब इच्छा शक्ति और प्रबल आत्मविश्वास का जहाँ सृजन होगा है वही बाधा उनको पीछे नहीं कर दे सकती है, वो आगे बढ़ करके उसको करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस विश्वविद्यालय को उस दिशा में आगे बढ़ाने में आप सब लोग निश्चित रूप से कल्पना को विश्वविद्यालय को आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपका विश्वविद्यालय उस शिक्षा से जुड़ी भारी संभावनाओं चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में नवाचार अपनाते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। यह सुखद है कि वर्ष 2012 में आपके इस विश्वविद्यालय की स्थापना में और एक दशक के इस अल्पकाल में विश्वविद्यालय ने अपनी एक विशेष पहचान स्थापित की है। सीकर इस समय तेजी से एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में यह जरूरी भी है कि आपके इस विश्वविद्यालय में वैश्विक शिक्षा जरूरतों के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रभावी प्रसार हो। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा गांव कटाथल एवं कोटड़ी थाईलैंड को गोद लेकर इन गांवों को विभिन्न समाजोपयोगी परियोजनाओं के तहत विकसित किया जा रहा है। हमने राजस्थान में सभी विश्वविद्यालयों जैसे हिसार है उसी तरीके से यूनिवर्सिटी एसआर के लिए हमने कहा है यूनिवर्सिटी का भी एक ऐसा कोर्स हो जो सोशल सर्विसेज के लिए आवश्यक हो सके। उस कोर्स का सदुपयोग जिन गांवों को हम गोद दे रहे हैं उन गांवों को विकसित करने में करना चाहिए और निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय कर रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसी क्रम में गांव कोयडा को भी गोद लिया गया है। मैं चाहता हूं इस गांव में शिक्षा और जन कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं के जरिए इस रूप में विकसित किया जाए जिसे आदर्श ग्राम की पहचान मिल सके। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क की स्थापना का कार्य आरंभ कर दिया गया है। मैंने सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जाने के लिए निर्देशित किया है। कई विश्वविद्यालयों ने पूर्ण कर लिया है, कई विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहे हैं
और इक्के दुक्के विश्वविद्यालय में अगर अभी नई शुरुआत हुई है तो जल्दी ही उसका शिलान्यास भी हो जाएगा। संविधान पार्क बनाने के पीछे की मनोभूमिका इसलिए है कि विश्वविद्यालय का छात्र ये देख सके कि भारत जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है किसके आधार पर चल रहा है, किसके द्वारा संचालित है, कौन प्रणाली उसको चला रही है। उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के द्वारा भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र संचालित हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र एक आदर्शात्मक स्वरूप निर्माण किए हुए है और ऐसे लोकतंत्र के अंदर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। जिस संविधान के द्वारा ये लोकतंत्र चल रहा है उस संविधान ने हमारे बारे में क्या कहा है, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि उद्देशिका के अंतर्गत सारी चीजें विद्यमान हैं जो संविधान के माध्यम से आम जन के पास पहुंचाने की अपेक्षा है। उद्देशिका के अंदर जो हमने पढ़ा और आप लोगों ने भी उसको दोहराया, सब विद्यमान है। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, हमेशा मांग होती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज उसका पालन कितने लोग कर रहे हैं? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार तो है, क्या संवैधानिक कर्तव्य नहीं है? संवैधानिक कर्तव्य 11 वर्णन किया है, 11 बिंदुओं में मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। किसी प्रकार के हमारे व्यवहार से राष्ट्र की क्षति नहीं होनी चाहिए। हमारे महापुरुषों के प्रति किसी प्रकार की अधर्म भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के सम्मान केंद्र हैं, सम्मान केंद्रों के प्रति हमारे व्यवहार और आचरण के माध्यम से किसी प्रकार का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान मूल रूप से जो हमारे पास प्राप्त है, जहां उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके 22 भाग हैं और 22 भाग में भारतीय संस्कृति की विभिन्न समयों की जो उस समय की स्थिति थी, जो सभ्यता संस्कृति थी, उसका चित्र के माध्यम से चित्रांकन किया गया है। हर भाग पर चित्रांकन है। और जो संविधान पाठ बनेगा, संविधान स्तंभ बनेगा, उसमें सारा का सारा होगा। फंडामेंटल राइट भी बाएं तरफ लिखा होगा, फंडामेंटल ड्यूटी भी दाहिने तरफ लिखा होगा, उसके पीछे की तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे होंगे और नीचे 22 भाग होंगे। जिस 22 भाग में जो मौलिक संविधान है उसमें जो चित्रकारी की गई है, हर भाग की चित्रकारी एक एक भाग के अंदर होगी, जिसके कारण जो भी विद्यार्थी, जो भी जन संविधान स्तंभ को जाकर देखेगा तो अनुभव करेगा कि ये है हमारी संविधान। वहां भगवान राम का भी चित्र है, भगवान कृष्ण का भी अर्जुन को गीता का संदेश देते हुए चित्र है, मोहन जोदड़ो हड़प्पा का भी संस्कृत चित्र है, महात्मा बुद्ध का भी चित्र है, गुरु गोविंद सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज का भी चित्र है, गुरु नानक का भी चित्र है। सब कुछ उसमें आप प्राप्त करेंगे और इसलिए संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया, हर विश्वविद्यालय परिसर में एक संविधान पार्क बनेगा। कई जगह बन गया है, मैंने कुछ जगह जाकर उसका लोकार्पण भी कराया और इस हिसाब से निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि हाँ, मैंने देखा कि बन रहा है, ये जो भी दिखा रहे थे अपने विकास की संविधान स्तंभ बन रहा है, लेकिन बहुत कम है। वो जल्दी तैयार हो, 26 नवंबर के पहले तैयार हो जाना चाहिए। 26 नवंबर संविधान दिवस होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय तक तैयार हो जाएगा। ये जानना मेरे लिए विश्वविद्यालय में संविधान वाटिका की स्थापना के पीछे मेरी मंशा यही है कि विद्यार्थी संवैधानिक जागरूक तो हो ही, साथ में भारतीय संविधान की उद्देशिका,
मूल अधिकारों और कर्तव्यों, समानता, न्याय आदि के सिद्धांतों के आदर्श को भी जीवन में उतार सके। सुसंस्कृत नागरिक किसी भी राष्ट्र की धरोहर होते हैं। संविधान वाटिका से विद्यार्थी संविधान के प्रति शिक्षित नहीं होगी, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों को भी अपने जीवन में उतार सकेंगे। शेखावटी क्षेत्र के नवयुवकों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में निरंतर अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं यह मानता हूं कि यहाँ की खेल प्रतिभाओं में निखार लाने एवं उन्हें सही दिशा प्रदान करने हेतु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी तरह यहाँ बनने वाला ऑडिटोरियम भी विशिष्ट सभा संगोष्ठियों के अंतर्गत विश्वविद्यालय को भविष्य के लिए नए आयाम देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। यह मैंने प्रारंभ में कहा, वीर प्रसूता क्षेत्र है और आज भी यहाँ के जवान जो सेना में हैं लगातार देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन की आहुति देते जा रहे हैं। अजीब की आहुति दी जा चुकी है। गांव में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में अंतिम दर्शन करते हुए उनके लोग दृष्टि भी करते हैं। यह वह धरती है और इसलिए इस धरती में जैसे अभी आपने बताया कि सुबह उठे तो टहलने वालों की संख्या कैसी दिखाई पड़ती है, दौड़ने वालों की युवकों की संख्या इस बात से दिखाई पड़ती है। तो लगता है कि सेना की छावनी है, क्योंकि वो प्रवृत्ति इस धरती में है। यहाँ के कण कण में वीरत्व का भाव है। यहाँ के एक एक पर्यावरण के अंतर्गत देशभक्ति का ऐसा एक मन है जो स्वाभाविक रूप से सभी को और रोम रोम में अपने को लोग अपलाइज समझते हैं। एक ऐसा स्वरूप बना हुआ है। ऐसी धरती पर आज आपके विश्वविद्यालय में आकर मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ और इतनी बात कहकर मैं आप सबों के बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।